फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी पे। आज हम लोग अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज का आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मिशन को स्टार्ट करेंगे। आज तक अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा अगर बैकअप देखें तो जो इसके पीछे की कहानी जो इससे जुड़ती है उसमें हमने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पढ़ा, जिसमें ब्रिटेन के द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा करने के बाद कांग्रेस के द्वारा अपने 8 मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से जब ब्रिटिश भारतीय कांग्रेस ने 8 अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तब ब्रिटेन ने भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए राजी करने के लिए अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा 1940 में, जिसमें उन्होंने कुछ प्रावधान रखे, जैसे कि डोमिनियन स्टेट का प्रावधान रखा और भी प्रावधान रखे, जिसको भारतीयों के द्वारा नकार दिया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, जिसमें गांधी जी के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करके कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं और विश्व युद्ध में हम भारतीय उसमें शामिल नहीं हैं, ये बताने के लिए हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय जनता युद्ध में शामिल नहीं हुई तो बराबर ब्रिटेन के ऊपर भारतीय शक्तियों का दबाव जब बन रहा था, तो फिर से एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया 1942 में। क्रिप्स मिशन भेजा गया स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में। उसको भी भारतीयों ने नकार दिया। फिर भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। वही भारत छोड़ो आंदोलन था, जिस आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने करो और मरो, डू और डाई का नारा दिया और कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आंदोलन बहुत सफल रहा। हालांकि उसके आंदोलन 1944 में आते आते अपने अंतिम समय तक पहुंच गया था, वहाँ की सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इसी आंदोलन की परिणति थी कि 1945 में जब बेवेल प्लान 44 में भारत आया 1944 में, उसमें जो जो प्रावधान किए गए उसमें ये दिखाने की कोशिश करना कि हम भारतीयों को स्वायत्त कर देंगे। हालांकि जो बेवेल प्लान के लिए जो शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला समझौता हुआ, उसको भी भारतीय और मुस्लिम लीग के द्वारा नकार दिया गया। अब उसके आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन क्यों आया, किसके द्वारा भेजा गया, क्या पृष्ठभूमि जो मैंने अभी बताई, क्या क्या चीज़ें हुई, फिर इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए और क्या कैबिनेट मिशन को फाइनली अंतिम रूप से भारत की जनता के द्वारा या ब्रिटिश कांग्रेस या मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार किया गया। क्योंकि इस समय तक आते आते भारत की 2 बड़ी पार्टियां बन के उभर आई थी। मुस्लिम लीग का बहुत बड़ी आबादी में नेतृत्व करने वाली पार्टी आपकी बन चुकी थी मुस्लिम लीग, वहीं भारतीय हिंदू आबादी या बाकी सारी आवाम का नेतृत्व करने वाली बड़ी पार्टी बन के रूप में उभर चुकी थी आपकी कांग्रेस। तो इस समय क्या परिस्थितियां थी 1945 में, जो 1946 में ब्रिटेन की सरकार को कैबिनेट मिशन भारत भेजना पड़ा। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि जाने कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। इस समय पृष्ठभूमि में हम लोग लिखेंगे, पृष्ठभूमि में हमने बताया कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका है, समाप्त हो गया और ब्रिटेन में चुनाव हुए, और ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुए, में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। जो मैंने आपको बेवेल प्लान में बताया था कि चुनाव होने थे, तो ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसने अपना चुनावी मुद्दा ही बना लिया था कि हम भारतीयों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वहीं जो लेबर पार्टी की सरकार थी उसने अपना चुनावी मुद्दा बनाया था कि हम भारत को आज़ादी की दिशा में कुछ कार्य करेंगे। तो अभी क्या हुआ वो उसको हम जाने। तो क्या होता है, जो 1945 के ब्रिटेन में चुनाव होते हैं उस समय लेबर पार्टी जीत के आती है। लेबर पार्टी सत्ता में आती है। ठीक है, अब लेबर पार्टी सत्ता में आती है, जो कि लेबर पार्टी एक अच्छी पार्टी उस टाइम में थोड़ी सी लिबरल थी उस समय। तो इनकी विचारधारा, इन्होंने अपना चुनावी एजेंडा ही बना लिया था कि हम भारतीय हित में कुछ करेंगे। तो इनका दायित्व बनता था कि भारतीयों के लिए कुछ करके दिखाएं। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसके जो प्रमुख थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं इस समय, लेबर पार्टी जब जीत के आती है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं आपके क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली साहब हैं, एटली हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं।
तो ये चुनाव के नतीजे जीतने के बाद भारतीय जनता को दिखाने के लिए कि हम भाई कुछ अच्छा किए हैं। और उस समय कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी कि भारत में जो ब्रिटिश नौसेना थी, शाही सेना थी, उसने भी विद्रोह कर दिया था। और 1945-46 की स्थिति ऐसी थी, 45 में अंत में आते आते, कि भारत में एक सांप्रदायिक विद्रोह स्टार्ट हो गए थे। अब आज़ादी की लड़ाई तो छोड़ो, अब हिंदू मुस्लिम ही आपस में लड़ रहे थे। अब एक इतना मतलब लड़ाई दंगा हो रहा था कि ब्रिटेन को भी समझ में आ गया था कि अब भारत उनके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं रह गया है। भाई इतने सालों तक जो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, उसको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले थे ये ब्रिटेन। लेकिन कुछ तो रीज़न उनको दिखाई दिया होगा कि जिसका उन्होंने डिसीजन लिया, एक ऐसा प्रावधान भारत भेजा जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें थी, जिसका ही नतीजा था कि हमारा भारतीय संविधान उसी प्रावधानों की अगला चरण माना गया। और उन्हीं इसी कैबिनेट मिशन के बाद ही हमारी आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? एक्चुअली भारत में उस समय इतने दंगे हो रहे थे सांप्रदायिकता के आधार पे कि भारत से और अधिक उपयोग लेना ब्रिटेन को समझ में नहीं आ रहा था कि भारत अब उनके लिए कोई ज़्यादा उपयोगी बचा है या नहीं। और अब थोड़ा सा लिबरल भी हो रहे थे भारत। विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, विश्व युद्ध का मुद्दा ही यही था, द्वितीय विश्व युद्ध का, कि साम्राज्यवाद की नीति का विरोध करना। तो अब ज़्यादा दिन तक भारत को ब्रिटेन अपना उपनिवेश बना के रख नहीं सकता था। तो इन्हीं सब का नतीजा था कि आपकी क्लीमेंट एटली एक प्रस्ताव भारत भेजते हैं। ये प्रस्ताव भेजा जाता है भारत में 24 मार्च को, 24 मार्च 1946 में ये भारत भेजा जाता है। और ये प्रस्ताव भारत में पेश कब किया जाता है? 16 मई को, 16 मई 1946 में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये तो सिंपल सी डेट है, डेट आपसे पूछी नहीं जाती, कभी का हो सकता है पूछ लिया जाए ये। लेकिन पूछा क्या जाता है एग्जाम में? एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया वो कितने सदस्यीय था आपका आयोग, और कौन कौन इस आयोग के मेंबर्स थे। क्या होता है, 4 नाम दे दिए जाते हैं, एक को एलिमिनेट करना होता है कि या इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। या ये सिचुएशन होती है कि 4 अलग नाम दिए हैं, एक कैबिनेट मिशन का मेंबर दे दिया कि इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य था। तो आपको चारों या तीनों, सॉरी 3 मेंबर हैं, तीनों मेंबर का नाम पता होना जरूरी है। तो इसके लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया आपका? 24 मार्च को इसको भेजा गया। और भारत में इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की आपकी? तो ये 24 मार्च को तो भारत आया, इसको भेजा गया। 24 मार्च 1946 में का गठन हुआ, ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। और इसने अपनी रिपोर्ट कब भेजी, प्रस्तुत की भारत में? 16 मई 1946 में। पहले तो पॉइंट, ये 2 पॉइंट याद करिए। रिपोर्ट प्रस्तुत की, पूछा जाता है रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। दोनों डेटों में अंतर है कि एक में गठन हुआ, एक में भेजा गया। अब इसके सदस्य कौन थे? सदस्यों के बारे में पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष थे पहले तो पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ये इस समय कौन थे? भारत सचिव थे इस समय, भारत सचिव। इन्हीं की अध्यक्षता में सचिव एक आयोग को भारत भेजा गया। दूसरे मेंबर हैं आपके स्टूफर्ड क्रिप्स, जो आपका क्रिप्स मिशन लेके भारत आए थे। और थर्ड है आपके एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 सदस्यीय आयोग है। कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय आयोग है? 3 सदस्यीय आयोग है, जो भारत में कुछ अपनी अनुशंसाएं लेके आया है, जिन अनुशंसाओं को इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समक्ष प्रस्तुत किया। और इन अनुशंसाओं को पहली बार कैबिनेट मिशन को भारतीयों के द्वारा स्वीकार किया गया। इससे पहले देखो कितने सारे प्रस्ताव आए थे। अगस्त प्रस्ताव आया, हमने रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन आया, सॉरी क्रिप्स मिशन आया, हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर बेबल प्लान आया, वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया। तो फाइनल 3 लगातार इन मिशनों के बाद कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हमने इसमें दिखी जिनको भारतीयों ने एक्सेप्ट किया। तो ये भी कुछ पूछा जाता है कि कौन से, जैसे ऑप्शन में दे दिया कि निम्न में से कौन सा आयोग या समिति को भारतीयों के द्वारा स्वीकार किया गया? पहला अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, बेबल प्लान या क्रिप्स मिशन। तो
तो आप पर पढ़े रहेंगे तब तो बता पाएंगे कि कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया गया। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि आपसे सीक्वेंस में डेट पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, क्रिप्स मिशन। एक है आपका अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने अगस्त क्रांति लिखा कि इसी को भारत छोड़ो आंदोलन बोला जाता है। और दूसरा है आपका वेवेल प्लान, लास्ट आपका कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। इन चारों को, इन सारे को कभी कोई चार उठा के एक सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि भारत में किए गए 1940 के दौर में जो प्रमुख आंदोलन थे या जो आयोग थे उनका सीक्वेंस बताइए। हालांकि मैंने तो इनको एक सीक्वेंस में लिख दिया है, लेकिन इनको अलग अलग सीक्वेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आपका यहाँ से तैयार होता है कि पहले कौन सा आया, ये सब आपको याद होना चाहिए। अभी पैथिक लॉरेंस ये सारे अध्यक्ष हो गए, ये मैन हो गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, जो प्रावधान किए गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, प्रावधान, पहले हम सारे प्रावधान को लिख लेंगे फिर हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। पहला है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, इसको स्वीकार किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, एक भारतीय संघ का निर्माण होगा, भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। पहले इन दोनों को समझते हैं फिर आगे बताएंगे। गठन किया जाएगा। और ये जो भारतीय संघ का गठन होगा ये दो भागों में मिलके होगा, एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासतें, रियासतें। रियासतें, ठीक है। एक यहीं पे देसी प्रांत के साथ ब्रिटिश कमिश्नरी भी शामिल थी, ब्रिटिश कमिश्नरी। ये बोला, पहले इन दोनों को पॉइंट को समझेंगे फिर हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। दो पॉइंट और जो है, पहला है अंतरिम सरकार। जो हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था उससे पहले हमने एक बर्दा सम्मेलन, रामगढ़ अधिवेशन आयोग किया था 1940 में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में। तब पहली बार भारतीयों ने कहा था कि हमें अंतरिम सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। अगर आप हमें अंतरिम सरकार बनाने दी जाएगी तो हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के साथ सहयोग करेंगे। तो वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था। तो पहली बार यहाँ बोला गया कि हम एक अंतरिम सरकार बनाने की अनुमति देते हैं। और हाँ, जो अंतरिम सरकार बनेगी इसमें जो भी मंत्रिमंडल होगा उसमें सभी भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे यूनियनिस्ट पार्टी हो, कृषक प्रजा पार्टी हो, जस्टिस पार्टी हो, कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, जो भी पार्टी है सभी पार्टियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अंतरिम पार्टी मतलब जब तक संविधान आपका बन के तैयार नहीं हो रहा तब तक आपके द्वारा एक सरकार का गठन किया जाएगा जो आपके द्वारा ही संचालित होगी। और उस सरकार पे ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश गवर्नर जनरल की परिषद का इंटरफेरेंस 0 होगा। समझ में आया? अंतरिम सरकार का क्या मतलब है कि भारतीय सदस्यों के द्वारा एक सरकार गठन करेंगे अंतरिम रूप से। क्या होता है, जब तक संविधान नहीं बनता तब तक जो सरकार कार्य करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, अंतरिम सरकार। उसका गठन किसके द्वारा हो रहा है, भारतीय पार्टियों के द्वारा। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला कि एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। संघ क्या होता है, जिसमें प्रांत स्वायत्तता के साथ साथ वो केंद्र से जुड़े होते हैं। मतलब कुछ मुद्दे होते हैं जो मैटर्स होते हैं केंद्र के निर्णय के द्वारा ही डिसीजन ले सकते हैं। मतलब क्या होता है, संघ में
संघ ज़्यादा, सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होता बशर्ते केंद्र का प्रांतों की अपेक्षा। लेकिन यहाँ थोड़ी स्थिति उल्टी थी। तो जैसे अपनी भारत एक संघात्मक देश है, जिसमें क्या है, भारत में 28 प्रांत, 8 यूनिट टेरिटरीज सब मिलके एक संघ का निर्माण कर, कहने को तो सब इंडिविजुअल अपना अपना हर प्रांत की गवर्नमेंट है, लेकिन सबके ऊपर क्या है, केंद्र है, सेंट्रल है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, संसद। तो ये संघात्मक प्रणाली हुई ना कि इन स्टेट्स के ऊपर भी एक किसी का नियंत्रण है, वो है सेंट्रल का। इसी तरीके इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा संघ बनाएंगे जिसमें ब्रिटिश प्रांतों की संख्या उस समय कितनी थी, 11, और ब्रिटिश कमिश्नरी कितने थे, 4, और ये देसी रियासतें उस समय लगभग 600। ये सभी मिलके, इनके सभी प्रतिनिधि मिलके अपना एक संघ बनाएंगे तथा सारे डिसीजन सब इन लोगों के द्वारा मिलके लिए जाएंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। वो हम आगे बताएंगे कि क्या क्या प्रावधान थे और क्या क्या चीज़ें की गई। तो पहला तो ये बोला कि संघ बनाया जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ बोला गया कि जो प्रांत थे, प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया। और ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है। एक ग्रुप बनाया गया आ, दूसरा बनाया गया बा, ABC बोल सकते हैं हम, बा, तीसरा है सा। तो ये थोड़ा सा याद करना होगा कि कौन से ग्रुप ए में थे, कौन से बी में। तो थोड़ा सा अगर इंडिया का मैप देखें तो जैसे भारत का मैप ये है, जैसे उस समय तो पूरा पूरा एरिया एक ही था, क्योंकि इसका डिवीज़न हुआ नहीं था आपका, बांग्लादेश बना नहीं है। ये भी पूरा जो भारत का जो अधिकृत जो पाकिस्तान है वो सब पहले एक ही एरिया था, पंजाब प्रांत। तो ये सब इकट्ठे थे, तो ये एक एरिया डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या किया, सा ग्रुप में इस पार्ट को बांट दिया, असम और बंगाल। ये वाला सी हो गया ग्रुप। इस वाले ग्रुप को इन्होंने बांट दिया यहाँ को बा, और बचे हुए शेष को बोल दिया आ। तो अगर हम कलरफुल कर दें, जैसे इसको बोल दिया सा, ये वाला सा ग्रुप हो गया, ठीक है। यहीं पे इस वाले ग्रुप को इन्होंने बोल दिया बा, याद हो जाएगा आपको इजीली, है ना। और रिमेनिंग वाले पोर्शन को ये देखो पूरा ऐसे ऐसे कर दिया बा, और रिमेनिंग को हम लोग कर देते हैं, नहीं, ग्रीन कर देते हैं। ये हो गया आपका सा। ये 3 भागों में ब्रिटिश प्रांत बटा हुआ था। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इस वाले एरिया में क्या आएगा, वाइट, है ना। इस वाले प्रांत में, इस वाले एरिया में क्या आएगा, यहाँ पे बंगाल और असम। और बा वाला प्रांत क्या है, ऊपर वाले जो एरिया थे वो पंजाब था, जो पाक में चला गया है आज की डेट में, पाक, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। जो पेशावर में जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खां थे, सबने अवज्ञा आंदोलन, याद रहेगा ना, खान अब्दुल गफ्फार खां गांधी, जिनको सीमांत गांधी कहते थे, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, और उसी संगठन को क्या कहा जाता था, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो ये सब उसी वाले एरिया में थे ये। और जो शेष रिमेनिंग बचे थे, जैसे आपके संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, है ना, और यहाँ पे बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे और मद्रास, सीमा प्रांत। ये हो गया। इस तरीके से देखो 2, 5 और ये कितना हो गया यहाँ पे पर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे 11 हो गए। इस तरीके से 11 प्रांतों को 11 प्रांतों में बांट दिया गया। इस वाले ग्रुप में आपका असम और बांग्लादेश असम और बंगाल आ गया। इसमें आपका पंजाब, सिंध और आपका उत्तरी पश्चिमी प्रांत हो गया। इस वाले एरिया में पूरा बम्बई था इकट्ठा, यहाँ पे मद्रास था ये पूरा, है ना, यहाँ भी उड़ीसा था, यहाँ बिहार था,
यहाँ पे मध्य प्रांत था, ये पूरा संयुक्त प्रांत था। इस तरीके से पूरे भारत की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश प्रांत वाला एरिया था, उसको 11 भागों में बांटा गया। आई थिंक आपको ये मैप थोड़ा सा समझ में आ रहा हो। अगर आप देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। आपको हर स्टेट की लोकेशन पता होनी चाहिए कि किस इधर बंगाल पड़ता है, कि इधर वाले में एरिया में गुजरात पड़ रहा है, कि उधर पंजाब है, नीचे तमिलनाडु या केरल है। आपको लोकेशन दिमाग में बैठ जानी चाहिए, तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो इस तरीके से क्या किया गया कि पहली बार प्रांतों को 3 भागों में बांट दिया गया। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई। जब यहाँ पे 2 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिए कि पहला पॉइंट पढ़ा कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ कैबिनेट मिशन के आधार पे। दूसरा हमने पढ़ा कि संघ का गठन, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा और भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांत और भारतीय देसी रियासतों से मिलकर ये बनेगा, जिसमें जो प्रांत थे, भारतीय ब्रिटिश प्रांत थे, उनको क्या कर दिया गया, 3 श्रेणियों में बांट दिया गया, आ बा सा। इतना क्लियर है। इसके बाद इन्होंने एक चीज और कर दी कि जो विषयों को बांट दिया, विषय का, जब संघ बनाया तो विषय भी बांट दिया। थर्ड पॉइंट इनका था विषय का हस्तांतरण, विषय का बंटवारा। बंटवारा किस तरीके से किया गया, संघ में और प्रांत में। इन प्रांतीय विषयों के बंटवारे में थोड़ा सा स्वायत्तता प्रांतों को ज्यादा दे दी गई। संघ के पास केवल 3 विषय दिए गए, संचार, प्रतिरक्षा और आपका विदेशी मामले। और शेष बाकी के शेष सारे मुद्दे, शेष सभी विषय किसको दे दिए गए, प्रांत को। और इसके साथ अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां भी किसको दे दी गई, अवशिष्ट शक्तियां भी प्रांतों को दे दी गई। इस मामले में जो आज का प्रांत है उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा स्वायत्त थे, थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली थे। आज के प्रांतों में क्या सिचुएशन है, आज का जो संविधान है उसमें विषयों का किस तरीके से बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ। संघ सूची में वो विषय हैं जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास है, और दोनों के पास तो रहता है। एक समवर्ती सूची होती है, इसमें समवर्ती सूची संघ और राज्य दोनों, और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास। लेकिन इस समय इन्होंने क्या किया, जो विषय का बंटवारा किया उसमें संघ को केवल संचार, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले दिए, और आपको प्रांतों को दे दिया गया इन्होंने ये सारे बाकी विषय इनको दे दिए गए। इसके बाद एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, जिसके ऊपर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। सोच रहे हो, एक इंपॉर्टेंट फैसला क्या लिया गया यहाँ पे, चौथा, कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, की मांग को अस्वीकार किया। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को या द्विराष्ट्र के सिद्धांत को खुले रूप से अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनको नकारा नहीं जा सकता था। और एक और चीज होती थी, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजना या पॉलिसी या प्रावधान आते थे, इसमें ऐसा नहीं होता था कि आपने 2 प्रावधान स्वीकार कर लिए, 4 को रिजेक्ट कर दिए। इसका एक शर्त ये होती थी कि अगर स्वीकार करने हैं कोई भी योजना, सफल या स्वीकार तभी मानी जाती थी जब उसके जो भी प्रावधान है, सारे प्रावधानों को सरकार के, जनता के द्वारा, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी प्रावधान है उनको कांग्रेस या मुस्लिम लीग या बाकी अन्य पार्टियों के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 को एक्सेप्ट किया, 2 को रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए बाकी प्रावधान को स्वीकार करना था, इसलिए इनको इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे बड़ा प्रावधान इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन होगा। मतलब इस जो हम लोग इतने टाइम से मांग रहे थे कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, उस संविधान को मनाने के लिए एक संविधान सभा नियुक्त की जानी चाहिए, और जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका चुनाव भारतीयों के द्वारा हो। मतलब जो उसके मेंबर्स हो, जिनको संविधान लिखने का निर्णय दिया जाए, वो भारतीय मेंबर हो। इस चीज़ को बहुत टाइम से मांगे जा रहे थे।
तो इस मांग को पहली बार कैबिनेट मिशन के द्वारा माना गया कि हाँ चलिए हम इसको मानते हैं कि अब हम एक संविधान सभा आपकी बनाएंगे, जिसके लिए हम जितने मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, वो सभी सदस्य भारतीय ही होंगे। पहली बार इन्होंने स्वीकार किया कि भारतीयों के द्वारा ही एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यही वही प्रावधान है। इसी प्रावधान के बाद पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, पॉलिटी में भी पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान सभा का गठन, जो हमारा संविधान बना, उस संविधान का प्रारूप किस मिशन से एक्सेप्ट किया गया, किस योजना में पहली बार संविधान सभा के गठन का प्रारूप स्वीकार किया गया। पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो कौन सा? कैबिनेट मिशन के द्वारा ही पहली बार संविधान सभा के गठन के प्रावधान को स्वीकार किया गया। इस चीज को लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिटी के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। तो इन्होंने पहली बार माना कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसके जो भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे भारतीय होंगे, मुसलमान और हिंदू, देसी रियासतें या फिर जो ब्रिटिश प्रांत हैं या फिर ब्रिटिश कमिश्नरी हैं, उनके द्वारा उन मेंबर्स को चुना जाएगा और ये लोग मिलके ही एक संविधान सभा का गठन करेंगे। पहला पॉइंट समझ में आया। तो इन्होंने क्या बोला कि कुल कितने मेंबर चुने जाएंगे? 389 सदस्य। 389 सदस्य मिलके संविधान सभा का गठन करेंगे। अब 389 में इन्होंने बोला कि 292 तो होंगे आपके ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, और 4 होंगे आपके ब्रिटिश कमिश्नरी से, उस समय ब्रिटिश कमिश्नरी कौन कौन सी थी आपकी? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ एक ही था, मारवाड़, और एक था आपका बलूचिस्तान। ये आपके ब्रिटिश कमिश्नरी वाले प्रांत थे। और उसके बाद बोला बाकी के 93 बचे ना, 93 कौन होंगी? आपकी देसी रियासतें। मतलब इस लाइन का मतलब ये है, इन्होंने बोला कि टोटल 389 लोग सदस्य मिलके संविधान सभा का गठन का चुने जाएंगे। संविधान सभा को बनाने के लिए 389 मेंबर्स को नियुक्त किया जाएगा, चुने जाएंगे। वो मेंबर्स कहाँ से आएंगे? इन्होंने बोला कि 296 मेंबर्स तो ब्रिटिश प्रांत, जो जिनकी संख्या इस समय 11 प्रांत थे, उनसे चुन के आएंगे, और 4 आपकी ब्रिटिश कमिश्नरी से चुन के आएंगे, और बाकी के 93 आपकी देसी रियासतों से। पहले तो ये बंटवारा समझ में आया। अब पूछा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य हैं वो किस तरीके से चुन के आएंगे? क्या जनता उनको चुनेगी कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे? कुछ तो मापदंड तैयार किया जाएगा, या फिर कितनी आबादी पर एक मेंबर चुना जाएगा? इन सब चीज़ों को इन्होंने इसमें बताया कि इसमें पहली बात चीज़ बताई कि जो ब्रिटिश प्रांत से मेंबर चुन के आएंगे, वो पहली बात पॉइंट था कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होंगे, पर आधारित नहीं होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं अवयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, अवयस्क मताधिकार से चुने जाएंगे। मतलब इनके अलग मापदंड किए गए, जैसे किसका कितना योगदान है, शेयर है, उसके आधार पर चुनाव किया जाएगा। पहला पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट था जो चुने जाएंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाएंगे, क्या लॉजिक है? कोई बता पाएगा? जनता के द्वारा, भाई जनता के द्वारा चुना जाएगा तो प्रत्यक्ष हो गया ना, लेकिन मैंने वर्ड यूज किया है कहाँ गया पॉइंट? मैंने यूज किया है कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। इसका मतलब क्या है? जो प्रांतों में 11 जो प्रांत थे उनके जो मेंबर्स थे वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने गए, वो प्रत्यक्ष चुनाव था। लेकिन अब उन्हीं मेंबरों में से वही मेंबर अपने वोट के द्वारा जो लोग चुन के भेजेंगे
वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने माने जाएंगे। मतलब जनता डायरेक्टली वोट नहीं दे रही है, वोट कौन दे रहा है? जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं उनके द्वारा मेंबर्स चुने जाएंगे। तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ये मेंबर 292 चुन के आएंगे। और एक और चीज पॉइंट आया कि कितने लोगों पे एक सदस्य चुना जाएगा, तो 10 लाख की आबादी पे 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा। ठीक है, मतलब जो 292 है, ये 2 है, ये 92 है, ये एक 10 लाख की आबादी पे एक कैंडिडेट्स को चुना हुआ माना जाएगा। तो क्या क्या प्रावधान रखे इन्होंने? संघ बोला कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें टोटल 389 सदस्य रखे जाएंगे। 389 का डिवीजन उन्होंने बताया कि 292 तो ब्रिटिश प्रांत से, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। ब्रिटिश कमिश्नरी उस समय कौन कौन सी हैं आपकी? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ वाला एरिया और बलूचिस्तान। अब ये जो मेंबर है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, याद रखिएगा, वयस्क पर आधारित नहीं है, नहीं पे फोकस कीजिएगा। ये क्या है? आपके अवयस्क मताधिकार है। और वहीं पे अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाएंगे। मैंने बताया जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत में चुन के आए वो अपने में से चुनेंगे। फिर है 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव माना जाएगा। ये तो हो गया इनका। अब बोला गया कि जो देशी रियासतें हैं वो 93 मेंबर्स का चुनाव किस बेस पे करेंगी, वो किस आधार पे अपने में से 93 मेंबर्स चुन के आएंगी। जो देशी रियासत के राजा हैं, ये लोग हैं, ये अपने द्वारा एक एक प्रतिनिधि को अपने रियासतों के हिसाब से 10 लाख की आबादी के ऊपर एक मापदंड के आधार पे चुनकर भेजेगा। तो इस तरीके से ये प्रावधान आपका बनाया गया। तो हमने अभी तक क्या देखा? कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत भेजा गया, जिसके लिए कौन कौन आए थे? आपकी पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टुअर्ट क्रिप्स। इन्होंने क्या क्या प्रावधान रखा कि हम अंतरिम सरकार बनाने का छूट बनाएंगे, भारतीय संघ बनाएंगे, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि इन्होंने संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकार किया। यही वो प्लान है, यही वो योजना है जिसके आधार पे आगे जाके हमारा जो भारतीय संविधान बना उसकी रूपरेखा इस मिशन में तय की गई। ये पूछा जाता क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में कि किस योजना के तहत भारतीय संविधान के निर्माण की रूपरेखा को तैयार किया गया, मतलब या किस प्रावधान के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो वो कौन सा प्रावधान है? कैबिनेट मिशन। अब इसके बाद हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि इसके बाद 1900 कुछ क्या सिचुएशंस थी जब क्लीमेंट एटली आगे जाके घोषणा कर देंगे कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। फिर माउंटबेटन प्लान आएगा, इसके बाद किस तरीके से हमको आज़ादी मिलेगी, ये हम लोग टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। थैंक यू।